हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज फिर से स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 5। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखा होगा तो हमने काफी सारी चीजें कर ली है। मतलब कि आयनिक इक्विलिब्रियम लगभग आपका आधा कंप्लीट हो चुका है और आपको अभी से लगने लगा होगा यार कितना कुछ हमने कर लिया है। तो मैं आपको बताऊं माय फ्रेंड्स, अभी और भी बाकी है। रुको जरा, बस सब्र करो, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले ही बताया था आपको। पहले ही मैं बता के चल रहा था कि ये चैप्टर क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, ये चैप्टर लंबा होने वाला है। और वो चीज अब आप देख भी रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे कि इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट में कितने भी आ रहे हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका लेवल देखो आप। लेवल क्या है, मतलब हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो देख के सॉल्व हो जाए। तो इस चैप्टर की ये खासियत है कि इसमें से क्वेश्चंस जो आपके आएंगे ना, वो चैलेंजिंग होंगे हमेशा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस हार्ड चैप्टर को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो इस लेवल के क्वेश्चंस को करना ही नहीं चाहते। अब उनकी भी गलती नहीं है बेचारों की। अब हर कोई ये चैप्टर अच्छे से मास्टर कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक डिफिकल्ट चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि मुश्किल चीजों को करके ही तो आप महान बनोगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको एक अच्छी पोजीशन पे जाना है, डॉक्टर छोड़ो, अगर आपको कहीं कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो आपको वो काम करने होंगे जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तभी तो आप डिफरेंशिएट होगे, तभी तो आप डिफरेंट लगोगे। अगर आप भी वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो वो तो भेड़ चाल वाली बात हो गई कि ठीक है भाई सब छोड़ दें, चलो ट्रेंड चल रहा है मैं भी छोड़ देता हूँ मजा आ जाएगा। तो ये तो फिर बहुत ही आसान सी चीज हुई कि भाई सब छोड़ देते, मैंने भी छोड़ दिया। ये करना कोई मुश्किल बात थोड़ी है, तो कोई भी कर लेगा, है कि नहीं? तो वो चीज आपको समझ के चलनी है कि सब जो कर रहे हैं वो चीज नहीं करनी। और ये चैप्टर में से डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊं स्कोरिंग भी है। केमिकल इक्विलिब्रियम है, नाइनिक इक्विलिब्रियम, पूरा इक्विलिब्रियम जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। मैं तो कहता हूँ 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम में से भी आएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली ली चार्टलियर प्रिंसिपल में से आ जाए, या फिर या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए, केपी केसी में रिलेशन में से आ जाए। इस चैप्टर में से आयनिक इक्विलिब्रियम में से, लेकिन आप बता नहीं सकते कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, सारी चीजें रिलेट करके आती है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के हैं, है ना। आपको मैंने दिखा भी दिए, कई सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए भी। पिछली वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा, मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जानबूझ के करवाए। मुझे पता है वैसे क्वेश्चन शायद नीट में उतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाला ना आए, लेकिन हम तैयारी हमेशा क्या करेंगे, 1 स्टेप आगे की करेंगे। समझ रहे हो ना? अब ट्रेंट बोल्ट को अगर आपने कभी देखा होगा, तो ट्रेंट बोल्ट जब तैयारी करता है तो वो पूरे साल तैयारी करता है, पूरे साल भागता रहता है, जबकि उसको सिर्फ एक बार भागना होता है रेस में। लेकिन उसके लिए उसने कितने हजार किलोमीटर दौड़ लगाई होगी, ये आपको भी नहीं पता। तब जाके वो एथलीट बना, तब जाके वो चैंपियन बना। तो अगर आपको भी चैंपियन बनना है तो आपको तैयारी हमेशा, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उससे 1 स्टेप आगे की करनी होगी। तभी जाके आप उसको अचीव करोगे। बोलो हाँ कि ना? ये बात तो मानोगे आप, है ना, कि हमें कभी भी कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए तैयारी हमारी हमेशा ज्यादा की या फिर आगे की रहनी चाहिए। जितना हम आगे से आगे की सोचेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। जो पिछला सोच सोच के दुखी रहेगा वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब पिछले कई सारे स्टूडेंट्स थे मेरे, मैं खुद ही बताता हूँ, ये चैप्टर छोड़ दिया था उन्होंने, है ना। क्यों छोड़ दिया? वही उनको समझ नहीं आया या फिर उनसे नहीं हुए इसके क्वेश्चन। थ्योरी तो देखो सब समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में इसमें दिक्कत किसी को नहीं आती, वो तो सब कर लेते हैं। इसीलिए बोर्ड में या फिर 11वीं क्लास में जब ये आता है तो बच्चों को इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं और थ्योरी सब याद कर लेते हैं। लेकिन जब इसके क्वेश्चन आ जाएंगे ना, जब पीएच निकालने के लिए मिक्सिंग ऑफ एसिड्स का क्वेश्चन आ जाए या मिक्सिंग ऑफ बेस का क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चों से होता ही नहीं है। दिक्कत ये है ना, इसके क्वेश्चन डिफिकल्ट है। हाइड्रोलिसिस अभी आगे आप पढ़ोगे, उसको समझने में आपको थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं कह रहा बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा आपको चैलेंज तो लगेगा। आपको लगेगा कि यार हाँ, कुछ पढ़ा है हमने। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो इस चैप्टर को बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उनको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। जिसका ये चैप्टर अच्छा है ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसकी केमिस्ट्री, मैं मान के चल रहा हूँ उसकी केमिस्ट्री 60-70% तक सही ट्रैक पे है।
केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ्स में यहाँ पर नहीं ला रहा हूँ, फिजिक्स और बायोलॉजी में नहीं ला रहा हूँ, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो ये वाला चैप्टर और एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा ना आपका, जो वो दोनों चैप्टर जिसके बहुत अच्छे होंगे, समझ के चलो उसको सच में केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, समझ के चलो सच में उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना। अगर आपको पता भी करना हो ना अपनी क्लास में कि किसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो उसको आयनिक के क्वेश्चन देना या उसको थर्मो के क्वेश्चन देना, थर्मो केमिस्ट्री के, ठीक है। अगर उससे वो चीज हो रही है, इसका मतलब उसकी केमिस्ट्री अच्छी है। मैं भी ऐसी पता करता हूँ, जो भी मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं या जो वीक स्टूडेंट होते हैं, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, 4 क्वेश्चन ऐसे दो जो पूरी क्लास में से सिर्फ 4-5 बच्चों से हो सके, और जो 4-5 बच्चे वो क्वेश्चन कर लें, समझ जाओ वही वो 4-5 बच्चे हैं जिनको आप ढूंढ रहे थे, जिनकी आपको तलाश थी। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की तलाश किसे नहीं है, सबको है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो वीक है, वो अपने नहीं है, वो भी अपने हैं। लेकिन डिफरेंशिएट आपने कर दिया ना कि पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं इनमें से, और जो कम पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं, और जो बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं ना बिल्कुल ही पढ़ने वाले नहीं है, बिल्कुल ही वीक है या फिर डल स्टूडेंट्स हैं, उनसे तो आप किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछो, उनसे होगा ही नहीं। ऐसे भी बच्चे मिलते हैं, हर टाइप का स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट के 100 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो एक स्टूडेंट के 100 में से 100 मार्क्स भी आ रहे हैं। तो हर टाइप का आपको स्टूडेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज का ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। जब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही की थी ना, तभी मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बता दिया था, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया था। याद करने के लिए मैंने आपको बहुत इजी चीज बताई थी, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और जो आपके वीक एसिड वीक बेस है, उसको आप मान के चलो कि क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो पानी में क्या देते हैं, कंडक्टिविटी देते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता है ना, लेकिन यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ हम कॉमन आयन इफेक्ट की स्टार्टिंग से पकड़ रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट को पकड़ने वाले हैं एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, अभी समझाता हूँ आपको। देखो जब भी हम एक वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स करते हैं, तो होता क्या है। सबसे पहले वीक एसिड वाला केस देखो, जैसे ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका टूटेगा CH3COO निगेटिव में और H पॉजिटिव में। ये H पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब क्या है, H पॉजिटिव एक्वस आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एसिड है। ये बात तो आपको पता है। लेकिन कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड। अब जब मैं इसकी मिक्सिंग इससे कराऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड से या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, HCl में H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, वही एसिड है। अब HCl क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर एसिड में बोलूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब मैं इसको और इसको एक साथ रखूंगा, तो क्या होगा जल्दी बताओ। इन दोनों में एक आयन कॉमन है, कौन सा, H पॉजिटिव। कौन सा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन कॉमन है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंसंट्रेशन किसकी भारी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पड़ेगी। तो यहां पर होता क्या है इस केस में, जो आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट है वीक एसिड का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो कम हो जाता है। वो कम हो जाता है किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कांस्टेंट कम हो गया। और रिएक्शन कहां पर जाएगी, अगर मैं इसको देखूं, ये वाली जो रिएक्शन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई ड्यू टू कॉमन आयन, ये तो आपको समझ आ गया, यहां पर भी कॉमन आयन है, यहां पर भी कॉमन आयन है। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती थी, तो क्या होता था, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती थी या बैकवर्ड जाती थी। ये चीज मैंने आपको बताई थी ली चार्टलियर प्रिंसिपल में। तो मैंने बताया था जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, सपोज करो ये रिएक्टेंट है, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपने आप ही कम हो रही होगी या फिर इसके थ्रू कम हो जाएगी। यानी इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से अगर थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन वहीं अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस केस में तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना कॉमन आयन की वजह से, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, रिएक्शन वापस आएगी यानी बैकवर्ड आएगी। तो रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड। इसमें दो चीज होती है, एक तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है, दूसरा कॉमन आयन की वजह से एक और चीज होती है, क्या होती है जल्दी बताओ। हाँ, कॉमन आयन की वजह से आयनाइजेशन कांस्टेंट कम हो जाता है, किसका,
वीक एसिड का या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहाँ पर देखो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये कॉमन आयन था, ये आपको समझ ही आ गया, H पॉजिटिव इन दोनों में कॉमन आयन है। कॉमन आयन मतलब यही हुआ ना कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो यही समझ आ रहा है कि H पॉजिटिव यानी H आयन हमारा कॉमन है। इसी को तो हम देखते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे दिखा के। ये टूटा था CH3CO निगेटिव और H पॉजिटिव में, ये टूटा था Cl निगेटिव और H पॉजिटिव में, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन H पॉजिटिव की वजह से बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि दोनों में एक आयन तो कॉमन है H पॉजिटिव, और जैसे ही इन दोनों को साथ में मिला रहे हैं तो दोनों की H पॉजिटिव आयन तो सेम हो गए, तो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी? कॉमन आयन की बढ़ेगी, यानी H पॉजिटिव की बढ़ेगी। समझ के चलो। अरे ऐसे समझ के चलो, मेरे पास एक H आयन था, मेरे पास एक H आयन था, दूसरा H आयन भी मैंने उसके साथ मिक्स किया तो क्या होगा? दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ गई, खत्म बात, कॉमन आयन हो गया ना। तो जैसे ही मैंने इसमें HCl मिलाया यानी दोनों को साथ रखा तो क्या हुआ? कॉमन आयन की वजह से कंसंट्रेशन उसकी बढ़ गई। अब देखो ली चार्ट लिया प्रिंसिपल से, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, यानी प्रोडक्ट साइड की जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाई, रिएक्शन किस तरफ भागेगी? वापस बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। तो जैसे ही रिएक्शन यहां से बैकवर्ड आएगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। And when a substance is present in a solution, it may affect the dissociation of another substance. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी एक सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो वो उसके अफेक्ट करेगा उसके डिसोसिएशन पे। ये तो सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रोलाइट्स पे हम ये चीज देख चुके हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है डिसोसिएशन हमेशा से ही। डिसोसिएशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड तो करता ही है ना। आप देखो यहाँ पर, suppression in the dissociation of a weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte having a common ion. अब सरप्रेशन क्या है? सरप्रेशन मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को कम कर देना, एक तरीके से उसको सरप्रास करना। और कौन करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी जैसे ही मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा तो सरप्रेशन किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो वीक होगा उसका होगा ना। अरे ऐसे समझो, दो जानवर हैं, दो जानवरों की लड़ाई करवा रहे हैं, या फिर दो लोगों की लड़ाई हो रही है समझो। अब उसमें जो एक स्ट्रांग होगा और एक थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में वीक होगा, तो कौन किसको सरप्राइज करेगा? जो स्ट्रांग होगा वो वीक वाले को सरप्राइज करेगा या वीक वाला स्ट्रांग वाले को सरप्राइज करेगा? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो मजबूत होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, वो क्या करेगा? वो कमजोर वाले को सरप्राइज करना चाहेगा, उसको दबाना चाहेगा। सिंपल सी बात है ना, उसको उसको अपने आगे उठने थोड़ी देगा। होता भी यही है ना। आप अपने यहाँ ही देख लो, स्टूडेंट में आपकी क्लास में 30-40 बच्चे हैं, जो टॉपर होगा और जो एक वीक स्टूडेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है किसका दबदबा ज्यादा होगा? टॉपर का ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। वो किसी भी वीक स्टूडेंट को सरप्राइज कर सकता है, वो उससे 4 क्वेश्चन करेगा, जो वीक स्टूडेंट है वो बता ही नहीं पाएगा, तो वो कैसा फील करेगा? वो सरप्राइज फील करेगा कि यार इसको सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो टॉपर है यानी कि जो पढ़ने वाला है, जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? वीक स्टूडेंट को सरप्राइज कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, समझ रहे हो? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी अगर आप समझ गए तो आगे की कहानी तो बहुत ही सिंपल है, वो तो आप समझ ही लोगे, चुटकी बजा के समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। अब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ही शिफ्ट होगा, ये मैंने पहले भी बताया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सरप्रास्ड। अब डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड सरप्रास कब हुआ था? जब मैंने उसमें HCl मिलाया था। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन आयन था H। बट H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वो कॉमन आयन है। एक कॉमन, एक H आयन इसका और एक H आयन उसका, तो 2 H आयन हो गए, तो इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ गई। लेकिन इसका जो डिसोसिएशन है वो क्या हुआ? वो सरप्रास हुआ, वो सरप्रास हुआ, या इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कम होगा। और पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ने पे?
कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पीएच कम होगा, सिंपल सी बात है। पीएच कम होता है इसका मतलब क्या है? पीएच कम होगा इसका मतलब क्या है? यानी वो ज्यादा एसिडिक है। आपको पता है ना, 0 से 3 पे हाईली एसिडिक, और फिर 3 से 6 पे थोड़ा सा कम होती जाती है उसकी एसिडिटी, और 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है, 8 से लेके 14 तक वो बेसिक होता है ना। तो एसिड्स के लिए तो हम ऐसे ही देखते थे ना। और वैसे भी पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? -log H पॉजिटिव। तो यहां से भी आपको पता चल रहा है मैथमेटिकल टर्म में कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर पीएच क्या हो रहा है, माइनस लग रहा है, सामने पता चल ही रहा है ना। अब एक क्वेश्चन देख लें जल्दी से, देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया ना तो आपको थोड़ा सा समझ आ गया है, और इसके नेक्स्ट वाला कर दिया, इसका मतलब आपको सारा समझ आ गया है, ये मान के चलो। ठीक है। और मैं जो भी बात बोल रहा हूं ना यहाँ पे, जो भी बोल रहा हूं, आप मान के चलो कि मैं आपको जो भी बताना चाह रहा हूं वो आपके काम आने वाला है, मेरे कुछ काम नहीं आएगा। अभी तक जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपके काम की है। चलो इसको देखते हैं एक बार। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है, द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH कैन बी suppressed बाय द एडिशन ऑफ, मतलब ये पूछना चाह रहा है, ये जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका डिसोसिएशन मुझे सरप्रेस करना है, मतलब इसका डिसोसिएशन को दबाना है, तो कैसे कर सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने क्या देखा था कि वीक एसिड में जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे थे, उसका जो डिसोसिएशन है वो सरप्रेस्ड हो गया था। तो यहाँ पर जो मेरा वीक बेस है, इसके लिए भी तो मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा ना। जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालूंगा, क्या होगा, ये सब अपने आप सरप्राइज्ड हो जाएगा। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि वीक एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड डाले, हम इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू भी बात कर सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर मुझे पता है NH4OH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो जैसे ही मैं इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा, ये क्या होगा, ये अपने आप ही सरप्राइज्ड हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ, कौन सी चीज है जो इसमें ऐड करी जाए? सबसे पहले चेक करते हैं NH4Cl। वी नो दैट NH4Cl क्या है? NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो कि बनता है हमारा अमोनिया और HCl से। एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, अमोनिया और HCl से बनता है, यानी कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो क्या ये इसको कर पाएगा सरप्रास? बिल्कुल कर पाएगा। नेक्स्ट इज NaOH, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आया, और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आया, इसका मतलब ये भी इसको सरप्रेस्ड कर सकता है। थर्ड है हमारा NH4NO3, NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। अब देखो, ये मेरा बनेगा NH3 प्लस HNO3 से, ये वाला सॉल्ट, है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन रहा है। अब क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी इसको क्या कर सकता है? ये भी इसको कर सकता है सरपास। तो यानी कि मेरे को जितनी भी चीजें मिली है, अभी तक जो भी चीजें मैंने देखी, उन सब से मुझे एक आइडिया तो लग गया है। क्या लगा है मेरे को आइडिया? कि ये सरप्रास तो हो जाएगा, ये सरप्रास तो हो जाएगा इन तीनों से। अब जब ये इन तीनों से सरप्रास्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। सिंपल सी बात है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं। ठीक है, एक बार इसको चेक करो।
ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैं आसान ट्रिक से करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि अगर मैंने इसको भी 1-1.5 पेज पहुंचा दिया तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाना है। अब इसको देखो, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाइथाइलामाइन इज 5.4 into 10 की पावर -4. कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन इट्स 0.02 m solution. What percentage of diethylamine is ionized if the solution is also 0.1 m in NaOH? कमाल का क्वेश्चन है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि इस टाइप के क्वेश्चंस की कितनी ज्यादा जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए ना बॉस, आपका काम हो गया। अब इसमें दो बातें जो मुझे समझ आई, मैंने वैल्यूज वैल्यूज सब छोड़ी, सबसे पहले मैंने देखा डाइथाइलामाइन, क्या देखा? डाइमिथाइलामाइन, विच इज CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, ये मेरा डाइमिथाइलामाइन हो गया। दूसरा मैंने देखा NaOH। NaOH, एक की कंसंट्रेशन मुझे गिवन है 0.1 m, और एक की कितनी गिवन है कंसंट्रेशन, नहीं उसका केबी गिवन है ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट। हाँ, इसके लिए मुझे केबी गिवन है 5.4 इंटू 10 की पावर -4। इसके लिए मुझे केबी गिवन नहीं है, लेकिन मुझे इसके लिए तो केबी गिवन है। ठीक है, और मुझे एक चीज समझ आ गई, एक चीज मुझे समझ आ गई, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मिलाऊंगा, एक चीज कंफर्म है, दोनों में क्या आएगा? कॉमन आयन आएगा। अब आप कहोगे यहाँ तो OH नहीं दिख रहा, अरे रुको जरा सबर करो। होता क्या है देखो, CH3 होल ट्वाइस NH को जैसे ही मैं वाटर में डालूंगा, जैसे ही वाटर में डालूंगा होगा क्या? यहाँ पर देखो इसका आयनाइजेशन इस टाइप से होगा, ये एक H पॉजिटिव लेगा और बनाएगा NH2 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। अब आ गया ना कॉमन आयन OH निगेटिव, और NaOH जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ये भी OH ना आयन देगा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, इसमें तो सामने ही दिख रहा है OH आयन, और यहाँ पर भी OH आयन आ गया। तो यहाँ कंसंट्रेशन मुझे बेस की देखनी है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन मुझे चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। अब मैंने एक चीज आपको बता रखी है कि बेस के लिए होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb, एसिड के लिए होता है Ka। ये चीज आपको मैंने रटवा रखी है, बता रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस पे करवा रखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी कोई ना सोचे कि मैंने नहीं करवाया है। तो ये बात तो आप कहने से गए कि मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, अब क्या मैं करवाने वाला हूं या फिर क्या चीज मैं आपको अब बताने वाला हूं, उस पे ध्यान दो, उस पे थोड़ा सा गौर करो। अगर आपने इस पे थोड़ा सा गौर कर लिया ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको ये जो टॉपिक है ना, ये एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। अब देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए, आपको याद होगा कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकालते थे? जल्दी बता दो यार, आप तो √Kb/c करते थे ना, याद करो, E इक्वल्स टू, ऐसे ही करते थे, याद करो, अच्छे से याद करो, याद आ जाएगा। अब देखो Kb कितना है मेरे पास, 5.4 इंटू 10 की पावर -4। और अभी फिलहाल मैं ये वाला केस नहीं ले रहा हूं, अभी फिलहाल मैं सिर्फ इसके लिए निकाल रहा हूं, क्योंकि यहां तक अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, यहां से यहां तक जिसमें आपसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है, उसमें उसने वहां तक वो नहीं मिलाया था डाइमिथाइलामाइन में NaOH। NaOH वाला क्वेश्चन तो बाद में पूछा है, यहाँ से यहाँ तक वाले में। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वाले क्वेश्चन पार्ट का देखूं, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखूं, तो वो सिर्फ इतना ही है, जिसमें उसने कहा था कि आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है डाइमिथाइलामाइन का वो ये है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताओ। तो मुझे इस वाले पार्ट में सिर्फ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है। अभी वो वाला पार्ट, मिक्सिंग वाला पार्ट आएगा सेकंड लाइन में, तो फर्स्ट लाइन का आंसर निकाल रहा हूँ अभी सिर्फ, √Kb/c करके। सी कितना था यहाँ पर गिवन है, लिख देता हूँ, सी है आपका 0.02 m। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -2, 0.02 को, सिंपल सी बात है, सॉल्व करो। ये आ गया आपका A इक्वल्स √2.7
इंटू 10⁻²। अब देखो इसको जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा, इसको जैसे ही बाहर निकालूंगा, √2.7 मेरा कुछ 1.6 आएगा। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56 और 1.7 का स्क्वायर होएगा 2.89, तो उसके बीच में आएगा, तो 1.6 समथिंग कुछ आएगा। मैं इसको 1.6 मान लेता हूं अगर, और ये 10⁻² बाहर निकल के 10⁻1 होता है, तो ए की वैल्यू मेरी 0.16 कुछ आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 0.16 आएगी। अब ये तो रहा मेरा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब अगर आपका एमसीक्यू आता है, और आता ही आपका नीट में एमसीक्यू है, तो जो नेक्स्ट पार्ट वाला होता ना, अगर ये दोनों वैल्यूज पूछी होती तो आप एक चीज कर सकते थे कि जो भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा वो 0.16 से कम होगा, क्योंकि जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं उसका 100% डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? घट जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाता है। तो ये तो होता नीट में अगर आपका एमसीक्यू टाइप बेस्ड होता, लेकिन जब आपको कैलकुलेट ही करना है उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। देखो आप सेकंड लाइन पढ़ो, what percentage of dimethylamine is ionized if the solution is also 0.5 m in NaOH। अब इस सॉल्यूशन को उठा के इसमें डाल दूं तो क्या होगा, या फिर NaOH ऊपर से इसमें मिक्स कर दूं तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स हो गए। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स हो गए ना। और जैसे ही दोनों मिक्स हुए होगा क्या? अब देखो, अब होगा मौत का नंगा नाच। अब देखो सबसे पहले तो एक चीज होगी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा? इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को घटा देगा, इसके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को घटा देगा। और अब जो कंसंट्रेशन मैटर करेगी वो इसकी कंसंट्रेशन मैटर करेगी, अब इसकी कंसंट्रेशन मैटर करेगी, क्योंकि 0.1 के रिस्पेक्ट में ये कंसंट्रेशन तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कम है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है? NaOH की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जैसे ही मुझे पता चल गया कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अब होने वाला क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अब होगा क्या? अब चेंज आएगा। तो अब जो मेरा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नया आएगा वो मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करूं मैं पूरा कैलकुलेट? अब मेरे पास तरीका है ना कैलकुलेट करने के लिए। जो मेरा केबी था उसको मैं कंसंट्रेशन से बस डिवाइड कर दूंगा, जो मेरा केबी था उसको मैं टोटल कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी जो नया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो आ जाएगा, यानी कि 5.4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन कितना हो गया? 10⁻⁻1, क्योंकि 0.1 को मैं 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, इसको हम x मान लेते हैं। अब हमारी नई कंसंट्रेशन ये होगी चेंज होके। अब देखो क्या आया, 5.4 इंटू 10⁻³ आ गया नया आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब मुझे परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है तो क्या करूंगा? परसेंटेज A डैश निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया मेरा 5.4 इंटू 10⁻⁻1 या 0.54%। चेक करो एक बार यही होगा कि नहीं। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि इसको ऐसे कैसे करा? अरे जो मेरा चीजें फिक्स थी मैंने उसको फिक्स रख के जो नई कंसंट्रेशन थी उससे डिवाइड मार दिया, यही तो किया है मैंने, और क्या किया है बताओ जल्दी से। ये चीज तो हम कर ही सकते थे ना, और जो चीज अपने हाथ में है वो चीज करने में क्या ही दिक्कत है? जो चेंज हुआ सिर्फ उसको देखो, ठीक है ना। आसान नहीं, आई नो दैट कि ये क्वेश्चंस आसान नहीं होने वाले हैं, लेकिन करने तो पड़ेंगे बॉस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया था। अरे मैंने तो आपको बहुत पहले ही तरीका बता दिया था ना सॉल्व करने का, कि जो भी आयनाइजेशन हो अगला वाला उससे कम ही आएगा। जिस ऑप्शन में, अगर ये कभी नहीं होगा कि जो इसका आयनाइजेशन निकला था, जो इसका आयनाइजेशन निकला था यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पे आयनाइजेशन आएगा वो सेम आ जाए, या फिर ये छोटा आ जाए उससे, ये कभी नहीं होगा। यानी कि हमेशा जो हमारा ए डैश होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद वो हमेशा इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घट जाता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल रही है, यहाँ पर ही हमने कर लिया था ना पहली स्लाइड में। कहाँ पर?
ये आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं, आयनाइजेशन डिक्रीज होगा, इसको ठीक कर लो, आयनाइजेशन डिक्रीज, ये मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो आयनाइजेशन डिक्रीज होता है एक्चुअली में। वैसे उसको भी मान सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली क्या है कि हम सिंपली मान के चले कि आयनाइजेशन कम हो रहा है ना, तभी तो हमारा जो आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो कम देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा के ए फॉर द डिसोसिएशन ऑफ अ डाइबेसिक एसिड। अब हमने के ए निकालना बहुत सीख रखा है, के ए निकालना हमको आता है ना, हमने के ए से पी के ए कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया है ना। ऑब्वियस सी बात है हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना आता ही है। अब देखो इसमें होता क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द सेकंड स्टेप क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में हमें दोनों में ही चेक करना है। अगर तो जैसे कोई रिएक्शन है ये H2X, सपोज करो ये टूट रहा है H पॉजिटिव है HX निगेटिव में, सपोज करो, ठीक है, मैंने ऐसी एग्जांपल लिया है, तो इसका ये हो जाएगा K1। अब यहीं से अगर मैं यहीं से इसको दोबारा से लिखूं, इसको और तोड़ना चाहूं HX निगेटिव को, तो ये टूट सकता है दोबारा से कम 2 बार टूटेगा ना, क्योंकि ये डाई बेसिक है। डाई बेसिक का मतलब क्या है कि ये 2 बार H आयन देगा, ठीक है ना। अब ये दोबारा टूट जाएगा H पॉजिटिव और X2 निगेटिव में, ऑब्वियस सी बात है, एक और H पॉजिटिव गया, एक और प्रोटॉन बाहर निकला, X2 निगेटिव पे पहुंच गया, तो ये हो गया Ka2। अब यहां तक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे ही ये डिसोसिएट होते रहेंगे ना, जैसे इसका जो Ka1 है वो Ka2 से ज्यादा होगा कभी भी, और Ka3 अगर 3 वाला भी हो, ट्राई बेसिक भी हो, तो उसमें भी हम ये चीज देख सकते हैं कि जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे डिसोसिएशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो घटता जाएगा। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा उतना वो कम होता जाएगा, और जितने H पॉजिटिव बाहर निकलते जाएंगे वो कम होता जाएगा, और जितना स्टार्टिंग से मतलब जितना स्टार्टिंग पे रहेगा उतना ये ज्यादा होगा। यानी ये मान के चलो Ka1 ज्यादा होगा Ka2 से, आप ऐसे याद कर सकते हो Ka1 ज्यादा होगा Ka2 से, Ka3 से, इस टाइप से। अब ये निकालना आपको आता ही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये आपने लिखा दिया, ये तो आपको लिखना आता ही है। फिर यहाँ पर भी आपने सेम Ka2 ऐसे ही निकाला, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू X2 निगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन HX निगेटिव की कंसंट्रेशन, ये आपको पता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये नहीं आता है, और जो ये कहता है कि मुझे नहीं आता इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। अरे ये नहीं आता तो फिर क्या ही आता होगा, ये तो सबको आता है, ठीक है ना। अब Ka1 निकाल लिया मैंने, Ka2 निकाल लिया, अब ओवरऑल के ए क्या होगा रिएक्शन के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, क्योंकि दोनों रिएक्शन को ऐड किया है, और आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में बहुत ही बार पढ़ लिया है कि जब हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट, वहां तो आप तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते थे वहां पर, लेकिन बात तो यही है आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए भी ये वाली चीज सेम है कि अगर आप रिएक्शन को ऐड करोगे तो वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस करोगे तो वो डिवाइड हो जाएंगी, ये वाली चीजें रहती है। तो हमने किया क्या, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया, और जैसे ही मैंने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया तो क्या होगा, इसका Ka1 इंटू इसका Ka2, इस टाइप से, ठीक है, 2H पॉजिटिव X2 निगेटिव। अब ऐसे भी आप लिख के देख सकते हो, इसकी कंसंट्रेशन जैसी मैंने लिखी H पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू X2 निगेटिव का स्क्वायर, नहीं X2 निगेटिव को तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर इंटू में 2 था ना तो इसलिए स्क्वायर आया था, यहाँ पे X2 निगेटिव ही लिखेंगे अपॉन H2X की कंसंट्रेशन। अब इसको अगर मैं यहाँ पर कंपेयर भी करूं, तो जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो HX निगेटिव से HX निगेटिव कैंसल आउट हो रहा है, और H पॉजिटिव स्क्वायर X2 निगेटिव अपॉन H2X यही बन रहा है। तो देखने से भी पता चल रहा है, ये चीजें हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। तो ये आ गया मेरा Ka1 इंटू Ka2, तो यहां से हम के ओवरऑल निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी डिसोसिएशन जिसमें भी हमें देखने को मिल रहा है या आयनाइजेशन देखने को मिल रहा है, उसमें अगर आपके 2 स्टेप में वो रिएक्शन हो रही है और उसका Ka1 Ka2 आप निकाल रहे हो, तो आप उसका ओवरऑल Ka भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर दोनों को ऐड करके वो चीज आ रही है तो Ka1 इंटू Ka2 कर देंगे। 3 वाली भी आप देखोगे, जैसे आ गया ट्राई बेसिक के लिए केस,
Ka फॉर द डिसोसिएशन ऑफ अ ट्राइबेसिक एसिड। अब ट्राइबेसिक एसिड का मतलब ये होता है जो 3H पॉजिटिव दे। क्या दे? 3H पॉजिटिव दे या 3 बार प्रोटोनेशन करे। जैसे यहां पर आप देखो H3PO4, इसके पास 3H है। क्या है? 3H। तो ये 3H पॉजिटिव दे सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में इनने H पॉजिटिव दिया, H2PO4 माइनस किया, H2PO4 माइनस, इस टाइप से। अब दोबारा से जैसे ही इसका मैं करवाऊंगा प्रोटोनेशन, तो अब क्या करेगा ये? जैसे ही मैं दोबारा करवाऊंगा इसका, तो ये फिर से किस में टूटेगा? जल्दी से बता दो। H2PO2 निगेटिव में, और एक और H पॉजिटिव दे देगा। ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस HPO2 निगेटिव। ये थोड़ा सा आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा। ये 4 भी आएगा ना यहाँ पे? हाँ, ठीक है। वो आप मिस प्रिंटिंग को छोड़ो, वो आपको पता चल रहा है ना, बस उतना काफी है। नहीं तो मैं आपको अलग से भी करवा दूंगा। HPO4 2 निगेटिव टूटेगा। H, अब यहाँ पर देखो PO4 3 निगेटिव में ही टूट जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पर टूटा था H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 निगेटिव में, यहाँ टूटा था H पॉजिटिव प्लस H2PO4 निगेटिव में। तो इस टाइप से हमें चीजें देखने को मिल रही है। हमें सिर्फ इन चीजों पे ध्यान देनी है। इसको बोल दिया Ka1, इसके लिए हो गया Ka2, इसके लिए हो गया Ka3। ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है ना? Ka1 क्या है, Ka2 क्या है, Ka3 क्या है। अब जैसे ही मैं ओवरऑल Ka निकालूंगा रिएक्शन के लिए, ओवरऑल Ka निकालूंगा रिएक्शन के लिए, मुझे पता है कि तीनों को ऐड करने पर वही चीज बन जाएगी। मुझे तो पता है कि तीनों को ऐड करने पर वही चीज बनेगी। कैसे बनेगी? यहाँ देखो, इसके लिए Ka कितना होगा? H पॉजिटिव इंटू H2PO4 निगेटिव अपॉन H3PO4। इसके लिए Ka2 कितना हो जाएगा? इसको Ka1 मान लेते हैं, इसको Ka2 मानते हैं। ये इसके लिए कंसंट्रेशन आएगी मेरी H पॉजिटिव इंटू HPO4 -2, और अपॉन में क्या हो जाएगा? अरे, H2PO4 निगेटिव, और Ka3 कितना आ जाएगा? ये थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे। H पॉजिटिव इंटू PO4 निगेटिव अपॉन में आ गया HPO4 निगेटिव। अब जैसे ही इसको मैं कंपेयर करके देख रहा हूं इन सबको, अगर मैं इन दोनों को इनटू कर दूं तो क्या होगा? H3PO4 से H3PO4, नहीं ये नहीं कटेगा, H2PO4 निगेटिव से ये वाला कट जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करते ही, और इससे ये वाला कट जाएगा, और H पॉजिटिव तीनों बार क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव का क्यूब आ जाएगा। H पॉजिटिव का क्यूब आ जाएगा। और क्या बचा ऊपर? और ऊपर बचा PO4 निगेटिव बच गया, और नीचे में सिर्फ ये बचा है H3PO4। तो ये मेरा लास्ट में आएगा इन तीनों को इनटू करके, समझ रहे हो? और जो ओवरऑल के ए है वो भी तो यही आएगा, ओवरऑल के ए है वो भी यही आएगा। अगर मैं देखना चाहूँ तो डायरेक्टली अगर मैं H3PO4 को ये लिख दूंगा तो वो भी एक ही बात है। तो Ka1 क्या, टोटल जो के आ रहा है वो क्या आ रहा है? Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। तो ऐसे आप रिएक्शंस को समझ सकते हो। तो चाहे डाई बेसिक हो चाहे ट्राई बेसिक हो, हम कर क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं कितने एच आयन में टूट रहा है, और जितने भी एच आयन में वो टूट रहा है उसी से हम उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये चीज को तो आप ऐसे समझ सकते हो। बताओ जल्दी, समझ आया कि नहीं? आई थिंक समझ आ गया होगा, है ना? यहाँ पर देखो, इन जनरल फॉर पॉलीबेसिक एसिड्स इफ वी assume an acid having an ionizable proton for example HNA, अगर मान लो उसका n नंबर तक आयनाइज हो रहा है, वैसे तो इतना लंबा आपको देखना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, तो भी हम क्या करेंगे? जो उसका Ka निकालेंगे वो Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 डॉट 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 Kn तक कर देंगे, यानी 4 टाइम तक भी हम देख सकते हैं।
तो ये सारी चीजें आपको याद करके चलनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होगी कब? जब आप याद करना चाहोगे। जब आप याद करना नहीं चाहोगे तो याद नहीं होगी, सिंपल सी बात है। जो काम आप करना नहीं चाहते हो वो काम आपसे नहीं होता है, ठीक है। अब यहां देखो, फॉर पॉलीबेसिक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हैव अ डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच स्टेप। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पकड़ा है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए पकड़ा है, बहुत बच्चे ये गलत करके आएंगे। मुझे पता है ना बच्चों के बारे में, वो जो क्वेश्चन अपने को आसान लगता है ना कि ये वाला तो बच्चा नहीं ही छोड़ेगा, या ये वाला तो ये पक्का करके आएगा, वो वही क्वेश्चन छोड़ के आता है। वो कहता है कि नहीं करूंगा ये वाला क्वेश्चन में, और नहीं करता, छोड़ देता है वो वाला क्वेश्चन ही, जिसमें आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो 100% करेगा। तो ये वाली चीज तो फेमस है बच्चों के लिए, कि जो हमें लगता है उससे हो जाएगा वो नहीं होता है। जैसे इसमें पढ़ो, फॉर पॉलीबेसिक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच स्टेप। पहला स्टेप क्या है, H3A H पॉजिटिव में प्लस H2OA में, ठीक है ना, ये चीज तो समझ आ गई आपको। सेकंड स्टेप देखो तो H2A H पॉजिटिव और HA2 नेगेटिव में। फिर थर्ड स्टेप में A3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटा। तो मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि बार बार डिसोसिएट होता जा रहा है, बार बार डिसोसिएट या आयनाइज्ड होता जा रहा है, ऐसे समझ लो आप। फर्स्ट वाले के लिए के इक्विवेलेंट था Ka1, यहाँ तक Ka2, यहाँ तक Ka3। अब इसका करेक्ट ट्रेंड क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट टाइम ये डिसोसिएट हुआ तो ये इजीली होगा, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में था, H3A था, तो पहली बार तो इसने इजीली प्रोटॉन दे दिया होगा, तो Ka1 इसका हाई होगा, तो Ka1 इसका हाई होगा। और सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, तो Ka2 Ka1 से थोड़ा कम होगा, और Ka3 उससे भी कम होगा। क्यों? क्योंकि उसने तो 3 नेगेटिव चार्ज बना लिया ना। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ, वैसे वैसे उसका डिसोसिएशन कम होता जा रहा है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना, याद रख लोगे ना। अब ये देखो, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, एक और क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसी चेक करने के लिए। वैसे तो मुझे पता है ये वाले क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेंगे, ये वाला तो बच्चे कर लेते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कोई नहीं फंसेगा। जैसे यहाँ पूछ रहा है, equimolar solution of HF, HCOOH and HCN at 298 Kelvin have the values of Ka as 6.8 into 10 की power minus 4, 1.8 into 10 की power minus 4 and 4.8 10 की power minus 9 respectively. What will be the order of their acidic strength for you? अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए मुझसे, क्या पूछिए? एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, जल्दी बताओ, के ए पे। किस पे डिपेंड करती है? के ए पे। और जितना ज्यादा के ए हो जाएगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी जितना ज्यादा हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जल्दी बताओ आपको पता है कि नहीं? वैसे मुझे पता है, आई नो दैट आपको ये चीज मालूम है, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करो। तो देखो, बहुत देर हो गई, पेन चेंज करते हैं यार, पेन चेंज करते हैं पहले। K1 क्या है एच एफ के लिए, फॉर एच एफ के है इसके लिए 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब देखो HCOOH के लिए, और तीसरा HCN के लिए। -4.8 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। ये तीनों मैंने लिख दिए हैं। देखो कितनी मस्त राइटिंग आ रही है, ये ग्रीन कलर का कमाल है, ये और कुछ नहीं है। ग्रीन कलर दिखता भी अच्छा है वैसे, ये चीज तो मैंने नोटिस की है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर इस केस में टेम्परेचर पहली गिवन है, रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उससे कोई मतलब है ही नहीं। मेरे को क्या देखना है, के ए की वैल्यूज देखनी है। और मुझे पता है एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, यानी कि जितनी ज्यादा मेरी के ए की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर के ए वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, जल्दी से देख के बताओ। इन दोनों की पावर सेम है, 10⁻⁻4 10⁻⁻4। अच्छा एक चीज आपको पता है ना, 10⁻⁻4 बड़ा है या 10⁻�9 बड़ा है? बहुत बच्चे क्या करेंगे, 10⁻�9 को बड़ा मान लेंगे। अरे पावर बड़ी अगर प्लस में होती तब बात होती ना, जैसे यहाँ लिखा होता 10⁻9 और 10⁻4। अब बताओ, तो ऑब्वियसली क्योंकि माइनस नहीं लग रहा है 10⁻9 बड़ी है, लेकिन जब मैं ऐसे लिखूं 10⁻⁻4 और 10⁻�9, तो अब इस केस में 10⁻⁻4 बड़ा है, क्योंकि 10⁻⁻4 का मतलब है कि 1/10⁻4 और 10⁻9 का मतलब है 1/10⁻9। तो इसका मतलब ये होता है माइनस का कि वो 1 में आ जाती है पावर, यानी 1/10⁻4 लिखेंगे, 1/10�9 लिखेंगे। तो इस केस में क्योंकि जितना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में आपको पता है, जितना वो नीचे में छोटा होगा वो उतना ज्यादा वैल्यू देगा, और जितना अपॉन में बड़ा होगा वो उतनी छोटी वैल्यू देगा। तो यहाँ पर 10⁻4 छोटा है, 10⁻9 बड़ा है, लेकिन चूंकि ये 1 में है तो इसकी पावर, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और यहाँ पर क्योंकि ये ऊपर ऊपर थे तो यहाँ पर तो हम चेक कर सकते थे 10⁻9 यानी ज्यादा जीरोस, तो 10⁻9 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ गए कि 10⁻⁻4 और 10⁻⁻9 में 10⁻⁻4 बड़ा है। अब 10⁻⁻4 वाले भी दो हैं, तो इसमें देखो किसकी वैल्यू आगे बढ़ी है, तो वैल्यू जाहिर सी बात है के1 की ज्यादा है। तो के1 की ज्यादा है तो इनका जो ऑर्डर होगा वो तो ये दिखा रहा है के1, फिर के2 एंड देन के3। तो ये वाला ऑर्डर दिखा रहा है, और यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि HF एंड देन HCOOH एंड देन HCN। तो ये हो जाएगा HF HCOOH एंड HCN। चेक करो एक बार, ठीक है, अच्छे से चेक कर लो एक बार। तो जिसकी के वैल्यू या फिर जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता तो फिर वो बेस के बी दे देता, के बी से फिर वो कंपेयर करवाता, तो वहां पर भी आप देख सकते थे, वहां आप के बी से चेक कर लेते। अगर ये पीएच का ऑर्डर पूछता तो अलग हो जाता, पीएच का ऑर्डर पूछता तो फिर ये उल्टा होता ऑर्डर। क्यों? क्योंकि पीएच क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, या फिर पीएच का उल्टा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या आयनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ता है तो पीएच कम होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है छोटी छोटी, ठीक है ना। आसान आसान चीजें हैं, देखो थोड़ा बहुत अगर आप याद करके चलोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। थोड़ा सा भी अगर आप याद करने के ऊपर ध्यान दोगे ना, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, आप याद नहीं करके चलोगे तो दिक्कत हो जाती है। न्यूमेरिकल्स भी तभी सॉल्व होते हैं ना जब आपको कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। जब आपको फॉर्मूला ही नहीं आता होगा, फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा पेपर में, तो क्वेश्चन क्या कैसे होगा, क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन करने के लिए भी आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग। आपको याद नहीं है, चीजें खराब होती जाएगी और बद से बदतर होती जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है एक छोटा सा टॉपिक, ये सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को समझने में, एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये 100% आपको समझ आने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी है। एसिडिटी ऑफ बेस क्या है या बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, हमने याद किया था मोनोप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, ये सब हमें पता है ना। डाई बेसिक एसिड क्या होता है, मतलब जो 1 देता है वो क्या है, अरे याद करो जल्दी से। जो एक H पॉजिटिव देता है वो क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड। और जो 3 दे दे वो ट्राई बेसिक, जो 2 दे दे वो डाई बेसिक एसिड, है ना। तो डाई बेसिक एसिड बोलते थे, कुछ समझ रहे हो, डाई बेसिक एसिड। और बेसिस के लिए हम क्या बोलते थे, मोनो एसिडिक बेस, इस टाइप से करते थे ना, डाई एसिडिक बेस, इस टाइप से। वही वाली चीज है, वहां पर हमारे लिए मेन कॉन्सेप्ट होता था H आयन और OH आयन, यानी कि H पॉजिटिव और OH निगेटिव। मतलब जो हमारा जितने H पॉजिटिव दे देगा वो
उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। जो जितना ज्यादा OH निगेटिव दे पाएगा वो उतना अच्छा बेस होगा। यहाँ पर भी हम यही चीज चेक करते हैं। तो अगर मुझे किसी बेस की एसिडिटी निकालनी है तो इसका मतलब मुझे ये चेक कर लेना है कि वो कितने हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, कितने हाइड्रोक्साइड आयन देना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन अ बेस। इस टाइप से आप समझ सकते हो, यहां पढ़ो। So the total number of ionizable hydroxyl OH negative ions present in one molecule of a base। अब इस चीज को अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से। NaOH है, वो टूट रहा है Na पॉजिटिव OH निगेटिव में। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो बच्चे को भी पता है। ये बात तो मुझे लगता है 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा, NaOH Na पॉजिटिव OH निगेटिव में टूटता है। नेक्स्ट आता है MgOH का होल ट्वाइस, ये भी बच्चा भी बता देगा Mg+2 और 2OH आयन में टूट रहा है। अब एक चीज इन दोनों में कॉमन है, क्या, कि दोनों OH आयन दे रहे हैं, यानी कि दोनों क्या है, बेस है। दोनों क्या है, बेस है। तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई, ये भी बेस है और ये भी बेस है। तो अब इस चीज में एक चीज देखो कि OH आयन इसने कितने दिए, एक ही। नंबर ऑफ OH आयन कितने निकले NaOH में, एक ही निकला। तो यानी कि इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहां पर देखो MgOH का होल ट्वाइस टूटा, Mg+2 और 2OH निगेटिव में। यहाँ इसने कितने नंबर ऑफ OH आयन निकाले, 2। कितने, 2। 2 निकाले तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बेस की 2 हो जाएगी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। जो 3 निकाले, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वो 3 OH आयन दे देगा। तो उस केस में हमें 3 OH मिलेंगे। 3 OH मिलेंगे यानी कि उसकी एसिडिटी ऑफ बेस हो जाएगी 3। ठीक है। अब सेम केस आपको करना है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड में। इसमें देखो, जैसे हमने एसिडिटी ऑफ बेस में देखा था OH आयन के लिए, यहां पर उल्टा कर दो। बात किसकी हो रही है, एसिड की, जो लास्ट में आ रहा है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड या फिर एसिडिटी ऑफ अ बेस, जिसकी बात हो रही है उसके हिसाब से हम लेंगे। एसिड से हमें समझ आता है H पॉजिटिव, एसिड से क्या समझ आता है, H पॉजिटिव। यानी मुझे H आयन को देखना है, किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ H आयन को देखना है। कितने H आयन मिल रहे हैं, नंबर ऑफ H आयन से हम पहचान सकते हैं। जैसे HCl है, जैसे HCl है, HCl टूट जाता है किसमें, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। मैंने कहा ये बात तो सबको पता है, इसका आइडिया किसको नहीं है, सबको आइडिया है इसका तो, कि ये टूटता किसमें, H आयन में और Cl निगेटिव में। ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं। H2SO4 है, ये टूटता है हमारा एक H आयन में और एक SO4 निगेटिव में। सिंपली मैं एक और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, जैसे HNO3 है, ये मेरा टूट जाएगा किसमें, H आयन में और नाइट्रेट आयन में। ये भी आपको पता है, सब बच्चे जानते हैं ये वाली बात, है ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड तीनों याद करवा रखे थे आपने, 10th में चैप्टर पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें भी आपने याद किया होगा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों। ठीक है ना। अब ये भी एक आयन दे रहा है तो इसकी भी एसिडिटी क्या है, 1, मतलब बेसिसिटी क्या है, 1। ठीक है। अब एक आपका आता है H3PO4, क्या आता है, H3PO4। अब इसमें देखना, इसके केस में, इसके केस में क्या होगा, ये टूटेगा 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 निगेटिव। तो यहाँ पर 3H आयन है तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी। जल्दी से देखो तो आपको ऐसे भी मिलेंगे, 4 वाले भी दिखेंगे, 4 वाले भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे H4SiO4 होता है, क्या होता है, H4SiO4, वो आपका देगा, ये आपका टूट जाएगा 4H पॉजिटिव में और Si4 2 निगेटिव में। तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे ये सारी चीजें। तो जो आपको जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी उस एसिड की। तो यहाँ पर 4 आपको देखने को मिलेगी। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, एक बार इसको देखो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अरे क्लियर है ना? दे दिया आपको 1 मिनट 2 मिनट समझने के लिए। ये दोनों चीजें आपने अच्छे से समझ ली ना। अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रा बेसिक एसिड। अब देखो, टेट्रा बेसिक एसिड का मतलब समझ पा रहे हो? नाम के आगे क्या लग गया? टेट्रा, और टेट्रा मतलब चार, यानी कि जिसकी बेसिसिटी क्या आ जाए? चार आ जाए। यानी ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो हमें 1 बाय 1 चेक करना होगा। ये क्वेश्चन आपका नीट में आने लायक है, ये क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, लेकिन ये तब 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी। पहला चेक करो इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। ये तो सबको याद है H2SO4। इसका क्या होगा? ये 2 H आयन देगा। ठीक है, अगला आता है आपका नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ये आपका देगा एक H आयन और एक नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये वही H3PO4। ये भी आपका 3 H आयन देगा। H3PO4 ले लो या HPO4 ले लो, एक ही बात है। नेक्स्ट आता है आपका सिलिलिक एसिड, ये है आपका मेन H4SiO4। ये आपका टूटेगा 4H पॉजिटिव में और Si4 2 नेगेटिव में। ये वाला पार्ट आप छोड़ो, किस में टूट रहा है किस में नहीं। मेन चीज आपको यही देखनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे जो भी आए। मेन चीज वही है कि 4H पॉजिटिव में टूट रहा है। किस में टूट रहा है? 4H पॉजिटिव में टूट रहा है। एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई है, एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई है कि इसने 4 H आयन दिए, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी क्या है? इसकी बेसिसिटी क्या है? 4। और चूंकि इसकी बेसिसिटी 4 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? मेरा टेट्रा बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्रा बेसिक हो जाएगा। बता दो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? तो आंसर कौन सा होगा? सिलिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? अरे जल्दी से देख के बताओ इसको, जल्दी से चेक करो। ठीक है ना? जैसे पहले H2SO4 का देख लिया आपने, HNO3 का देख लिया, फिर H3PO4 का देखा आपने, 3H पॉजिटिव वाला। एक सेकंड, इसको ठीक से लिख देते हैं। है ना? तो बेसिकली आपको 4 वाला देखना था, कौन से केस में हमें 4H पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो वो सिर्फ आपको मिलेगा सिलिलिक एसिड में। ये चीज हमने बहुत अच्छे से चेक कर ली है ना? तो जल्दी से एक बार देख के बताओ ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। ये वाला पार्ट तो इजी था, एसिडिटी ऑफ बेसिसिटी वाला। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कॉमन आयन इफेक्ट को अच्छे से। कॉमन आयन इफेक्ट को सिर्फ ना ही हमने समझा, उसके ऊपर जितने बेस्ड क्वेश्चंस हम कर सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। अब वो क्वेश्चंस हमने कर लिए, उसके बाद क्या किया हमने? हमने उसके बाद समझा एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ये दोनों चीजें भी हमने अच्छे से क्लियर की, ये दोनों चीजें हमने अच्छे से समझ ली। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे वैसे तो ज्यादातर टॉपिक्स इसमें डिफिकल्ट हैं, बट आपको किस में डिफिकल्टी आती है? हो सकता है कि हम उस टॉपिक्स को एक और बार ले लें, या फिर उसका दोबारा से रिवीजन किसी तरह से हम उसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि इस चैप्टर को एक बार में समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। यू नो दैट वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो बच्चे छोड़ देते हैं ज्यादातर। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसको करो।
आप इस चैप्टर को अच्छे से मास्टर करो। और ये चैप्टर आपका अच्छा हो गया ना, तो ये समझ के चलो क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जिसका हो जाता है इसका मतलब उसकी केमिस्ट्री वैसे ही अच्छी है, ये मान के चलें। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में और नई चीजें देखेंगे, और नई चीजें सीखने को हमें मिलेगी। नई नई चीजें करते रहेंगे तभी हम कुछ नया कर पाएंगे ना। और साथ ऐसे ही देना है, ठीक है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।